दोस्तों, कांटों का उपहार जो कहानी लेकर के आया हूँ वो बड़ा ही दिलचस्प मोड़ पे आ चुका है। तो शुरू करते हैं कहानी के एपिसोड 10 से आगे की भाग, यानी 11वें एपिसोड की कहानी। तो शुरू करते हैं यहाँ से कहानी। इससे पहले की कहानी जो है सरोज के साथ कमल और अपनी माँ से मिलवाता है और दोनों जाते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे, और वहाँ जा कर के कुछ ऐसा हो जाता है जो दोनों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। अब इस कहानी के यहाँ से आगे की भाग को शुरू करते हैं। सुबह का समय था और लगभग 10 बजने ही वाले थे कि राधा घर का सारा काम काज करके फुर्सत में बैठी ही थी कि कमल ने कुर्सी खींची और उसके समीप ही बैठ गया। भेद भरी मुस्कान से उसने अपनी माँ को देखा तो उसे समझते देर न लगी कि आज कोई विशेष बात। उत्तर में वह भी मुस्कुरा दी। क्या बात है बेटा? अपने दिल के टुकड़े की इच्छा जानकर उसने प्यार से पूछा। कुछ कहना चाहते हो? हाँ माँ। वह कमल की समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार बात आरंभ करे। फिर भी उसने प्रयत्न किया और बोला, वह जो सरोज है ना, वही जो कल आई थी। कमल अपना सिर खुजलाने लगा। हाँ, वही सरोज जो कल आई थी। मुझे याद है, मैं इतनी जल्दी उसे नहीं भूल सकती। राधा ने अपने बेटे के संकोच से आनंद उठाया। क्या कहा है उसने? क्या तुझे वह पसंद नहीं है? राम राम माँ, कैसी बातें करती हो? कमल झट बोला, मुझे तो इतनी ज्यादा पसंद है, इतनी ज्यादा, इतनी मुझसे भी अधिक। राधा ने पूछा, ओह माँ, तुम तो मेरे लिए सब कुछ हो। ऐसा ना हो कि इस शुभ घड़ी पर कुछ अशुभ बात कह जाए। मैं आज ही सरोज के घर जाऊंगी, पता दे देना। क्या नाम बताया था उसने अपने पिता का? हाँ, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह। आज नहीं माँ, कल जाना, कल। कमल ने अपनी प्रसन्नता पर काबू पाने का प्रयत्न किया। आज तो उसकी मम्मी डैडी बाहर से आएंगे। राधा चुप हो गई अपने बेटे की प्रसन्नता का अनुमान करके। जब वह मुस्कुराई तो कमल उठकर उसके घुटनों से लिपट गया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। कमल झट उठकर बाहर पहुंचा। सामने पोस्टमैन खड़ा था, उसके नाम एक रजिस्ट्री लिए। इसे लेकर उसने उलटकर देखा। रजिस्ट्री ठेकेदार बर्मन एंड कंपनी से आई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने झट हस्ताक्षर किया और रजिस्ट्री खोलता हुआ माँ की ओर बढ़ा। पत्र पढ़ा तो खुशी से चीख उठा। माँ, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? राधा ने पूछा। वही जिसके लिए तूने लिखा पढ़ी की थी मेरे को। हाँ माँ, वही। कमल उसके समीप ही बैठता हुआ बोला और प्रेषित कागजों को खोलकर घुटनों पर फैला लिया। इन कागजों में वह कुछ देर के लिए तल्लीन हो गया, जो उसकी सफलता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। बर्मन एंड कंपनी सरकारी ठेकेदार थे जिन्होंने देश की अच्छी कॉलोनी तथा फैक्ट्रियों की इमारतों का निर्माण किया करता था। कमल को एक आर्किटेक्ट के रूप में नियुक्त करके उन्होंने उसके अधीन एक छोटे शहर के निर्माण का कार्य सौंपा था। अपनी योग्यता दिखाने के लिए उसका पहला अवसर था, जिसके लिए वह कोई कमी नहीं रख छोड़ना चाहता था। उसने एक नक्शा खोला। किसी उजड़े हुए इलाके की यह वर्तमान अवस्था थी, जिसे नए रूप से नया जन्म देने के लिए उसे अपने ढंग का नक्शा बनाकर जमा करना था। नया नक्शा बनाने के लिए आवश्यक थी कि वह स्वयं इस इलाके का पूरा दौरा करे, एक एक चप्पे का निरीक्षण करे। कंपनी ने उसे पूरी सुविधाएं दे दी थी। लखनऊ शहर से लगभग 25 मील दूर रामगढ़ नामक एक बहुत बड़ा इलाका था, जो बरसों से उजड़ा पड़ा था। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, कोई मकान भी नहीं था, केवल टूटी हुई दीवारें किसी जमाने में यहाँ बसे हुए लोगों की याद दिलाती है, वरना दूर दूर तक केवल जमीन थी, ऊंची नीची सतह। स्क्वायर की रिपोर्ट थी कि लगभग 10 वर्ष पहले 3 साल तक लगातार बाढ़ आने से यहाँ के निवासियों ने यहाँ के गांव सदा के लिए छोड़ दिया था। सारे इलाके में केवल एक हवेली ही बची थी, जिसका अंतिम वारिस राजा विजय भान सिंह था। अब उसका कोई पता नहीं। फिर भी सरकार 1 माह का नोटिस देकर इस हवेली के वारिस का पता लगाने का प्रयत्न करेगी। यदि कहीं से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो इसे नीलामी करने, तोड़ने या किसी दूसरे काम में लाने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित होगा। कंपनी ने इस बात पर दबाव डाला था कि नई कॉलोनी के नक्शे में इस हवेली का प्रभाव जरा भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नक्शा पास होने के बाद यदि इस हवेली का कोई वारिस निकल आया तो कॉलोनी के निर्माण के समय बाधा पड़ सकती है। फिर दोबारा इस हवेली को छोड़कर एक दूसरा नक्शा तैयार करना पड़ेगा और फिर समय के साथ पैसे की भी बर्बादी होगी। इसलिए अच्छा हो यदि यह भय पहले ही दूर रखा जाए। कमल सोच में पड़ गया। यह हवेली तो रामगढ़ के बीचों बीच बनी हुई है, सबसे ऊंची सतह पर। वास्तव में इसका प्रभाव आए बिना ही उसके चारों ओर एक बड़ी कॉलोनी का निर्माण करना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी।
परंतु बिना रामगढ़ जाए इस पर किसी प्रकार का निर्णय देना उसके लिए कठिन काम था। बहुत गंभीरता के साथ वह दूसरे प्रेषित कागजों का भी निरीक्षण करने लगा। क्या बात है बेटा? राधा ने उसे परेशान देखा तो पूछे बिना भी नहीं रह सकी। कुछ नहीं माँ, बस एक नए शहर को बसाने के बारे में सोच रहा हूँ, कमल ने कहा। कम वक्त कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है तो ऐसा कठिन कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों, क्या हो गया? राधा ने चिंतित हुई पूछी। रामगढ़ इलाके के बीच यह हवेली जाने कहाँ से टपक आई है? और कमल ने लापरवाही से खिसियाकर कहा। अब जाकर देखो तो यह वास्तविकता का भी पता चले। रामगढ़? राधा का दिल बहुत जोर से धड़का। हाँ माँ, कमल उसी प्रकार कागजों पर झुका बोला। किसी जमाने में यह एक राजा की जागीर थी, राजा विजयभान सिंह की। माँ, कमल के हाथों से कागज छूटते छूटते बचा। उसने आश्चर्य से अपनी माँ को देखा। तू वहां नहीं जाएगा, तू वहां हरगिज नहीं जाएगा। राधा एकदम से खड़ी हो गई। लेकिन क्यों माँ? कमल कागज हाथ में लिए खड़ा हो गया। आखिर क्यों मैं वहां नहीं जा सकता? तू नहीं जानता बेटा, ये लोग कितने भयानक है। राधा एक नए भय का अनुमान लगाकर बोली। यदि उन्होंने तुझे पहचान लिया तो जाने क्या कर देंगे। मैं तुझे हरगिज नहीं जाने दूंगा, हरगिज नहीं। लेकिन कौन पहचान लेगा? आखिर कौन है जो इस प्रकार मेरी समझ से दूर मेरा शत्रु बना बैठा है? वही बेटा, वही इस हवेली का राजा विजयभान सिंह। लेकिन माँ, अब वहाँ है ही कौन? वह तो लावारिस हवेली है जो कभी राजमहल के नाम से प्रचलित थी। राधा से अलग होते हुए उसने कहा। क्या? राधा की आंखें फटी की फटी रह गई। कमल के बातों का उसे विश्वास ही नहीं हुआ। क्या? यह देखो। कमल ने कागज समीप की एक मेज पर फैलाए और उसे दिखाता हुआ बोला। लखनऊ से लगभग 25 मील दूर यह पूरा का पूरा रामगढ़ इलाका जो है, यह हवेली है, यह राजमहल है जिसका अंतिम वारिस राजा विजयभान सिंह था, है नहीं? राधा ने उसे आश्चर्य से देखा। आवाज हलक से निकलते निकलते ही रह गई। राधा ने उसे आश्चर्य से देखा और माँ, कमल बोला। कभी यह इलाका वास्तव में एक बड़ी आबादी से भरा हुआ होगा, परंतु अब यह बिल्कुल उजड़ा है, वहाँ कोई भी नहीं रहता। सर्वेयर की रिपोर्ट है कि इस इलाके के अलावा रहने वालों में यह हवेली भूतमहल के समान प्रचलित है। इसके पास से गुजरने वालों को दिल में भय से दिल कांपने लगता है उनका। इसकी खुशियों को गरीबों की चीख और पुकार निगल लिया, लोग ऐसा कहते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, राधा एकदम से बोली। उसके दिल को एक बड़ी विचित्र से धक्के का आभास हुआ जिसे वह स्वयं नहीं समझ सकी। उसके अंदर की एक नारी जाग उठी। एक मरी हुई नारी का अस्तित्व वापस आ गया जिसने उसने कभी अनुभव नहीं किया था। नारी क्या है और नारी चाहती क्या है वह स्वयं नहीं जानती। नारी कभी कभी उसके लिए भी तड़प उठती है जिससे वह शक्ति घृणा या नफरत करती है। और जब वह तड़प दिल की गहराइयों से उठती है तो उसे कोसने के अतिरिक्त उसके पास और कुछ भी नहीं रह जाता। परंतु अपने जीवन में एक मोड़ पर पहुंचकर जब उसे ज्ञात होता है कि उसकी आह वास्तव में बेकार नहीं गई, उसकी आह उसके अरमानों के हत्यारों को खा गई है, परंतु उसके हत्यारे ने मरते मरते भी उसी को याद किया होगा, वह पछताया होगा और रोया भी होगा, उसके लिए तड़पा होगा, तो उसके दिल की सारी घृणा अचानक ही सहानुभूति में भी परिवर्तित हो जाती है। इस समय राधा के जीवन में भी यह मोड़ अचानक ही आ जाता है और आ गया, और राजा विजयभान सिंह की वास्तविकता जानकर उसके मन में सख्त एक पीड़ा सा उठा। सहानुभूति से उसका दिल भर गया, मुखड़ा उदास हो गया। उसने मन ही मन अपने आप को धिक्कारा भी। कुछ भी हो, राजा विजयभान सिंह उसके बेटे कमल के पिता हैं। वैसे ही रूप है, वैसा ही रंग, वैसा ही ढंग, और बातें करने का अंदाज भी वैसे ही, चाल ढाल सभी कुछ तो इसका उसके समान ही है। उसकी आंखों के सामने उनके साथ बिताया हुआ एक एक पल घूम गया, और अंतिम भेंट जब उन्होंने घुटने टेक कर पलकों की झोली फैलाते हुए उससे क्षमा मांगी थी, प्यार की भीख मांगी थी, राधा का दिल फट गया, आंखें छलक आई। और अवश्य यह उनकी आह सोच रहा है राधा कि अवश्य ही उनकी यह आह का ही फल है जिससे राजा विजयभान सिंह का सब कुछ लूट गया। जस, धन, मर्यादा, सब कुछ। जीवन में कुछ भी तो नहीं बचा। माँ, कमल ने अपनी माँ की अवस्था को देखी तो घबरा कर आश्चर्य से बोला, तुम्हारी आंखों में आंसू? बेटा, राधा ने अपनी स्थिति संभाली, आंखों में आंसू पोंछती हुई बोली, कोई खास बात नहीं है बेटा, बस कुछ यादें आ गया इसलिए आंखें थोड़ी नम हो गई। मुझे जानने का अधिकार है, राजा विजयभान सिंह तेरे पिता के विशेष मित्र थे,
राधा ने वास्तविकता छुपा ली। वास्तविकता प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। इतने दिनों जो भेद उसने दूसरे कारण से छिपा रखा था, उसे प्रकट कर देने में से वह अपने बेटे का प्यार भी खो सकती थी। उसने सदा से उसे अपने आप को विधवा ही बताया था। कमल भी उसे अपने बचपन से ही एक दुखिया के रूप में देखता आया था। राधा किस मुंह से कहती कि राजा विजय भान सिंह ने अपनी हवस की भूख मिटाने के लिए ही उसे उसका बेटा बनाया था। निश्चय ही कमल को अपने आप से घृणा हो जाती, अपनी माँ, इस समाज, सारे संसार से घृणा हो जाती। समाज को अपना मुख दिखाने के बजाय वह आत्महत्या करना अधिक आवश्यक समझता। कैसे नजर मिलाकर किसी का सामना भी करता, किस के रात दिन ताने सुनता। कौन है उसका बाप? क्या उसका बेटा दूसरों को प्रमाण देता फिरता कि उसके शरीर में राजा विजय भान सिंह के वंश का खून है? ऐसा वंश जिसकी नींव में मायूस तमन्नाएं दफन है, जिनकी ईंट और पत्थर रखते हुए गारे में गरीबों के शरीर से निचोड़ा हुआ रक्त सम्मिलित है, जिसके वंश का इतिहास इलाके की हसीन लड़कियों की मुस्कान छीन कर लिया गया है। यह सब क्या गर्व करने योग्य बातें हैं? कमल किस प्रकार संसार वालों के सामने अपने होठ खोलता कि वह ऐसा राजा का बेटा है जिसकी बाहों को गर्म करने के लिए दिन रात एक एक सुंदर नारी का होना आवश्यक समझा और माना जाता था। उसके जैसे कमल को ना जाने कितने और ना जाने कमल होंगे और जाने कहां कहां कीचड़ में सांस ले रहे होंगे। राधा ने इसलिए अपनी वास्तविकता छिपाकर अपने जिगर के टुकड़े के लिए भविष्य के रास्ते खोल दिए थे। आज इसी रास्ते पर चलकर कमल इस अवस्था को पहुंचा था और इस भेद पर जब पर्दा रहेगा, जब तक कमल को अपने आप से कभी भी घृणा नहीं होगी। इस समय भी वह अपने आप को संभाल कर उसने वास्तविकता का गला घोट दिया था, परंतु यह दिल, नारी का यह दिल ना जाने क्यों कभी एक स्थान पर स्थिर ही नहीं रहता। राजा विजय भान सिंह की बर्बादी के पीछे जो इस समय अचानक ही सहानुभूति उभरी है, उसका वह क्या करे, ऐसा वो सोच रही है राधा मन ही मन। बेटा, राधा ने एक गहरी सांस लेकर पूछा, तुझे कब रामगढ़ जाना? बस कल ही निकल जाना है माँ। जैसे ही कंपनी के कुछ नौकर यहाँ पहुँचेंगे तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी वहाँ बेटा। कमल ने झट कहा, माँ हाँ बेटा, मुझे भी वहाँ ले चल। राधा ने अपने बेटे से जैसे ही विनती की, मुझे सब्र नहीं हो सकेगा। लेकिन माँ, तुम्हें तो कल सरोज के यहाँ जाना है। तुझे मेरी सौगंध है बेटा। राधा झट बोली, वहाँ से आते ही मैं तुम्हारे सरोज के पास तुरंत चली जाऊंगी। कमल माँ की बातें को सुनकर चुप हो गया और रामगढ़ में उसे आखिर दिन ही लगेंगे ही कितने सर्वे करने में समय अधिक लगा तो माँ को वहाँ से वह यहाँ वापस भेज देने के लिए सोच रहा था। परंतु सरोज से यह संबंध जोड़ने में अब और अधिक देर हरगिज नहीं करने देगा। समय इतना था कि माँ को वह आज ही सरोज के यहाँ भेज देता, परंतु कोई लाभ नहीं होता। आज रात ही उनके मम्मी डैडी बाहर से आएंगे। माँ को देखकर वह प्यार से मुस्कुराया और राधा के दिल में शांति की लहर सी दौड़ गई। दोस्तों, ये थी अभी तक की कहानी। 11 भाग की कहानी थी। आगे की भाग की कहानी हम बहुत जल्द लाने वाले हैं। अगर यहाँ तक की भाग की कहानी ने अभी तक सुन लिया होगा 1 से 10-11 भाग तक की कहानी, तो अगर हमारा चैनल पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपकी फरमाइश पर इसी तरह के रोमांटिक और क्राइम लाइफ स्टोरी आपके सामने रियल लाइफ स्टोरी भी लाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि रियल लाइफ स्टोरी लाइए। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आया होगा तो कमेंट्स में अगले भाग के लिए यस लिखें या कुछ लिखें। हम बहुत जल्द ही अगले भाग की कहानी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।